हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम प्रसार शिक्षा की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, संचार। हम देखेंगे कि संचार क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले संचार क्या होता है। तो संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है। आपको इसमें ये नहीं याद रखना है, आपको इसमें क्या याद रखना है, किस भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, मतलब सामान्य बनाना होता है। अपने ज्ञान, भाव, सूचनाओं, विचारों को अभिव्यक्त कर उन्हें सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ इस तरह से बांटना कि वे उसका सही अर्थ निकाल सकें, क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जैसे यदि हम कहें कि यह गाय का दूध है और दूध बहुत मीठा है, तो जो श्रोतागण हैं, जो सुन रहा है, वो भी यही समझे कि गाय को गाय ही समझे, दूध को दूध समझे, मीठा को मीठा समझे। ऐसा नहीं कि वो एक एक व्यक्ति उसको शराब समझ ले, एक व्यक्ति उसको चाय समझ ले, एक व्यक्ति उसको कॉफ़ी समझ ले। ये हमारा संचार नहीं हुआ। संचार कब होगा? जब मैंने गाय को गाय बोला, उन्होंने गाय समझा। हमने कहा कि गाय का दूध, तो उनको गाय का दूध ही समझ में आना चाहिए। तो ये होता है हमारा संचार। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिक आधार पर इस प्रकार अपनी बातों, विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों को बाँटता है कि उसका सर्वमान्य अर्थ निकल सके। मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाना चाहिए। जो हम कह रहे हैं वही आप तक पहुँचना चाहिए। आइए देखते हैं संचार की परिभाषा। तो संचार की परिभाषा क्या है? जेपी लिंगन के अनुसार यह एक प्रक्रिया है, इसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों तथा तथ्यों, अनुभूतियों या प्रभावों को इस प्रकार बांटते हैं कि उसका सर्वमान्य अर्थ निकलता है। सर्वमान्य अर्थ का मतलब क्या होता है कि जो हमने कहा वही आप भी समझेंगे, दूसरा व्यक्ति, मतलब 10 श्रोता हैं तो 10 को वही एक बात समझ में आएगी। तो यही हमारा होता है संचार। ऐसा नहीं कि एक को दूसरी कुछ समझ में आएगी, दूसरे को दूसरा कुछ समझ में आ गया। जैसे अभी हमने ऊपर बताया था कि दूध के बारे में, कि दूध गाय, या गाय का दूध है और दूध बहुत मीठा है। तो किसी ने सोच लिया कि ये इसमें जो है मीठा डाला गया, ये मीठा है। और ये क्या, किसी ने समझ लिया ये कॉफ़ी है, ये चाय है, किसी ने उसको शराब से अर्थ लगा लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही होना चाहिए कि अगर मैंने दूध बोला है तो आपको दूध समझ में आना चाहिए, तभी ये संचार कहलाएगा। एसपी सूबे एसपी सूबे के अनुसार क्या है? यह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो स्रोत होता है, स्रोत से जहाँ से ये इसको प्राप्त किया जाता है, वो प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। अगला है अगला है कोलमैन एवं मार्क्स के अनुसार। इनके अनुसार क्या है? तो कृषि में भी शैक्षणिक तथा सक्रिय कार्यक्रम संचार है। मतलब कृषि में भी जो शिक्षा दी जाती है, जो सक्रिय कार्यक्रम किया जाता है, वो क्या होता है? संचार। मतलब कि जब संचार रहेगा, संचार अच्छा होगा, तभी जो भी आप शिक्षा देंगे वो लोग अगर उसको ग्रहण कर रहे हैं तो भी वो संचार ही होगा, कि चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो लूमिस वैगल के अनुसार क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सूचनाएं, निर्णय, निर्देशन एक सामाजिक तंत्र से होकर इस तरह गुजरते हैं जिसमें ज्ञान, विचार, आवृत्तियां बनती हैं तथा परिवर्तित होती हैं। तो आपको परिभाषा जैसे दिया गया है, आपको इसी शब्दों में याद रखना है। आपसे परिभाषा पूछी जाती है कि यह किसका कथन है। आइए देखते हैं प्रसार कार्य में संचार का महत्व क्या है। हमने प्रसार कार्य तो देखा ही था, अब हम देखते हैं इसमें संचार का क्या महत्व है। संचार तो हमने देख लिया कि संचार क्या है। जब दो लोग अपनी अनुभूतियों, विचारों और अभिव्यक्तियों को प्रकट करते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसे उसी उसी भाषा में, उसी अर्थ में ग्रहण करता है, तो वो क्या होता है हमारा? वही होता है हमारा संचार। लेकिन अब हम देखते हैं प्रसार कार्य में संचार का क्या महत्व है। तो प्रसार कार्य में संचार का अत्यधिक महत्व है। संचार के बिना प्रसार कार्य का ठीक वही हाल होता है जैसे आत्मा के बिना शरीर का। कैसे? जैसे शरीर के बिना आत्मा के बिना शरीर का। आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो तुरंत उसका काम क्रिया कर दिया जाएगा, उसको रखेंगे नहीं एक दिन के लिए भी। तो वैसे ही है कि संचार के बिना जो है प्रसार कार्य का
कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर एक लाश के समान है, वैसे ही संचार के बिना प्रसार कार्य भी शून्य है। प्रसार कार्य में संचार के महत्व को निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। तो प्रसार कार्य के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का प्राप्त का प्रसार करना। तो जो भी प्रसार कार्य है उसमें जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें संचार माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा लक्ष्य है उसको बताने के लिए, कि जो हमारा उद्देश्य है उसको बताने के लिए। जैसे आप किसी गाँव में गए और आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, तो आप कैसे संचार करेंगे? आप संचार उनसे अपनी भाषा में उनको तभी समझा पाएँगे जब आपके पास संचार कौशल होगा। आप गाँव में गए हैं और गाँव के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में बोले जा रहे हैं। आपको उनके कौशल के हिसाब से, मतलब उनको जो भी भाषा समझ में आती है, वो कौशल आपका होना चाहिए। जैसे आपको अगर उनकी भाषा नहीं आ रही है, तो आप अपने हाव-भाव से उनको उनके बारे में, इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में, संचार के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। नवीन विचारों, तथ्यों, तकनीकों को जनता तक पहुँचाने में। जब संचार आपके पास होगा, संचार माध्यम होगा, तभी तो जो नवीन तथ्य हैं, नवीन जानकारी हैं, नवीन शोध हैं, वो लोगों तक पहुँचाए जाएँगे। बिना संचार के कैसे संभव है? अभी ये यूट्यूब ना होता तो क्या मैं आपको आपको ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा पाती? नहीं पढ़ा पाती। मैं कहाँ, आप कहाँ, आना पड़ेगा ऑफ़लाइन। कितनी समस्याएँ होती हैं ऑफ़लाइन क्लासेस में, आओ टाइम से आओ। लेकिन ये है कि जब हमें मर्ज़ी हुआ, जब हमें टाइम हुआ, तब हमने इसको देख लिया। तो नवीन विचारों को अपनाने में, जो भी नए विचार हैं, नई तकनीकें हैं, उनको अपनाने में संचार का बहुत बड़ा योगदान है। ग्रामीण जीवन के विकास में प्रसार विधियों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में, खेती के आधुनिकीकरण में, मतलब प्रसार गतिविधियों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में संचार का अत्यधिक महत्व है। आगे देखते हैं संचार का वर्गीकरण। आज हम संचार का वर्गीकरण करेंगे। हम ये संचार तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे बहुत छोटे में करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना वही है जो हमारे एग्ज़ाम में आए। हमें थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। हम क्या करेंगे, हमें थ्योरी थोड़ी ना जाके लिखनी है। बस हमें जो-जो टॉपिक से जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, बस उन्हीं-उन्हीं पॉइंटों को हमें देख लेना है। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण इसका। तो इसका वर्गीकरण हम सबसे पहले कैसे करते हैं? तो संबंधों के आधार पर करते हैं। कैसे? संबंधों के आधार पर, चैनल के आधार पर, उद्देश्य एवं व शैली के आधार पर, दिशा के आधार पर। तो संबंधों के आधार पर कैसे करेंगे? संबंधों के आधार पर करेंगे वैयक्तिक, पारस्परिक, सामूहिक, जनसंचार। और दूसरा है चैनल के आधार पर कैसे करेंगे? तो शाब्दिक, अशाब्दिक। अब शाब्दिक में भी 2 तरह से, लिखित और मौखिक। अशाब्दिक में वेशभूषा, निकटता, शारीरिक हाव-भाव। कार्यशैली में मतलब उद्देश्य और शैली के आधार पर कैसे करेंगे? औपचारिक, अनौपचारिक। दिशा के आधार पर करेंगे लंबवत, क्षैतिज, तिर्यक। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वैयक्तिक क्या होता है। तो वैयक्तिक संचार, संबंधों के आधार पर वैयक्तिक संचार देख लेते हैं। हम सभी नित्य प्रति ही स्वयं से बातें करते हैं, सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं। स्वयं से बात करना, चिंतन मनन करना, सोचना, विचार करना सभी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे हम जब सुबह-सुबह उठते हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि आज हमें ये काम करना है, आज हमें वो काम करना है, इसके बाद ये करना है। जब हम सोने भी जाने लगते हैं, तब भी सोचते हैं आज हमने ये काम कर लिया कि नहीं, हमने ये नोटबुक पढ़ी थी कि नहीं। जैसे हमें ये सोचते हैं कि हमने ये टॉपिक कवर किया कि नहीं किया। जब गृहिणी होती है, जो कार्य करती है घर का, वो भी सोचती है कि मैंने ये कार्य किया कि नहीं किया, या मुझे इस कार्य के बाद ये कार्य करना है। खाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा करना है, झाड़ू पोछा करने के बाद हमें साफ सफाई और भी करनी है, कपड़े अलमारी सेट करना है। जो भी है, तो जो हम अपने आप से बातें करते हैं, किसी दूसरे से नहीं कहने जाते हैं, वो क्या होता है? हमारा वैयक्तिक संचार होता है। ये समाचार नहीं है, ये संचार होगा। आगे देखते हैं पारस्परिक संचार क्या होता है। तो 2 व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत पारस्परिक संचार के अंतर्गत आता है। जब हम दूसरे लोगों से बात विचार करते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, तो क्या वो होता है? वो पारस्परिक संचार होता है। व्यक्तिगत संचार क्या होता है? जब हम खुद से बातें करते हैं और
पारस्परिक संचार क्या होता है, जब हम 1, 2 या 2 से अधिक लोगों से अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ उनकी भी सुन लेते हैं, कुछ अपनी भी सुना देते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा पारस्परिक संचार हो जाता है। हम देखते हैं सामूहिक संचार क्या है? तो सामूहिक संचार, जब व्यक्ति अपने समूह के लोगों से बात करता है, तो उसे सामूहिक संचार कहते हैं। जैसे जब समूह में बात करें तो वो क्या होता है, सामूहिक संचार कहलाता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग-अलग समूह होता है। एक समूह तो अपना निवास स्थान होता है, जिसमें अपने घर के लोग, परिवार के लोग, माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, पुत्र-पुत्री, परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। यदि परिवार एकाकी है, तो एकाकी परिवार में कौन है? पति-पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। व्यक्ति का वार्तालाप मेल-जोल परिवार के इन सदस्यों से होता है। और व्यक्ति का दूसरा समूह कौन-सा होता है? दूसरा समूह वह होता है जहाँ पे वह कार्य करता है। व्यक्ति का कार्यस्थल क्या होता है? उसका समूह होता है। या बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वो उनका समूह हो जाता है। दुकान पे अगर कोई दुकान है, दुकान मतलब व्यवसाय किया है, तो उसका दुकानदार जो दुकान होता है वो तथा ग्राहक उसके समूह बन जाते हैं। तो इस प्रकार से वह समूह में बातचीत करता है, तो क्या होता है? सामूहिक संचार होता है। जनसंचार क्या होता है? तो जनसंचार मानव सभ्यता के विकास के साथ ही संचार के साधनों में भी व्यापक विस्तार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा कंप्यूटर के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में चाँद को छूने की लालसा जाग उठी है। लोग चाँद से लेकर मंगल ग्रह तक पहुँच गए हैं। आपको पता है अभी-अभी हमारा जो चंद्रयान चाँद पर पहुँचा है, तथा वहाँ के वातावरण की जानकारी प्राप्त करते हैं। समूचा संसार एक छोटा-सा घर जैसा हो गया है। किसी भी देश में व्यक्ति से हम बैठे-बैठे बात कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। इतना ज़माना बदल गया है, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इंटरनेट तथा सैटेलाइट से वहाँ के दृश्यों को भी देख सकते हैं। अब क्या हम चाँद पर जाके थोड़ी ना देख सकते थे कि चाँद कैसा है, लेकिन क्या हुआ, जब चंद्रयान हमारा पहुँचा तो वहाँ की तस्वीरें दिखाया, हम अपने घर पे बैठ के देख रहे थे कि चाँद पे क्या-क्या है, कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा कंप्यूटर ने संचार के नवीन आयाम दिए हैं तथा उसे और भी सक्षम और शक्तिशाली बना दिया है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है। बस आपको यहाँ पे हम थोड़ा-सा और चर्चा कर लेते हैं। मैंने डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि आपसे डिटेल में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो हमने चर्चा कर ली है व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्ति क्या होता है? जब हम खुद से वार्ता करते हैं, अपने आप चिंतन-मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो क्या होता है? हमारा व्यक्तिक होता है। पारस्परिक क्या होता है? जब हम 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ वार्ता करते हैं, उनके विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, कुछ अपनी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, तो क्या होता है? हमारा पारस्परिक होता है। सामूहिक क्या होता है? जब हम किसी समूह में बैठ के बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जैसे एक परिवार हो गया, परिवार में बैठ के वार्तालाप करते हैं, या हम कोई व्यवसाय किए हैं तो वहाँ पे जो दुकान है, दुकान पे लोग आते हैं, उन लोगों से वार्ता करते हैं, या स्कूल या विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी मिलते हैं उनसे वार्ता करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है सामूहिक। जनसंचार जनसंचार जो है हम देखते हैं ये इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है हमारा, इन सब के माध्यम से जो भी लोगों तक सूचनाएँ पहुँचती हैं, ये सब क्या होती हैं? जनसंचार के अंतर्गत आती हैं। जैसे चाँद के बारे में हमें भी हमारा सबसे करीबी क्या है? चाँद पे जो अभी-अभी रिसर्च हुआ है, जो हमारा चंद्रयान पहुँचा है, तो आप इसका ही उदाहरण ले लीजिए। तो क्या है ये हमारा? ये जनसंचार के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं चैनल के आधार पर। चैनल के आधार पर होता है शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या होता है? लिखित और मौखिक होता है। मतलब कुछ चीज़ें हम शब्दों को बोलकर क्या होते हैं? अभी ये कैसा हो रहा है हमारा? शाब्दिक हो रहा है। मौखिक मतलब लिखित, एक शाब्दिक के अंतर्गत मौखिक आता है जो हम बोलकर बताते हैं, और दूसरा होता है लिखित। मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ ये मौखिक हो गया, जो ये आपको रिटन में मिल रहा है ये लिखित हो गया। लेकिन अशाब्दिक में क्या होता है? अशाब्दिक में मतलब आप वेशभूषा, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो आप उसके कपड़े को ही देख के बता देंगे कि ये डॉक्टर है। कोई वकील है, कोई पुलिस है, जैसे मान लीजिए आप जाएँगे वकील से मिलने, आप उसके कपड़े को ही देखकर समझ जाएँगे कि ये वकील है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वकील है या डॉक्टर है या कुछ भी, जैसे भी आप उनके ड्रेस को देखकर ही पहचान जाएँगे कि ये क्या है। निकटता, आप निकटता से भी समझ जाएँगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका संचार क्या है। शारीरिक हाव-भाव, उसके भाव-भंगिमाएँ देखकर, उसके शरीर के हाव-भाव देखकर आप समझ जाएँगे कि ये जो है इसका संचार किस तरह से हो रहा है। वो मतलब अपने संचार को कैसे करेगा? अपने शरीर के हाव-भाव से करेगा। अगला देखते हैं शैली के आधार पर, या शैली या उद्देश्य के आधार पर।
तो शैली के आधार पर औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। औपचारिक क्या होता है? जो हम नियमित रूप से करते हैं, एक नियमबद्ध तरीके से करते हैं, वो क्या होता है हमारा? औपचारिक होता है, वो औपचारिक संचार होता है। अनौपचारिक संचार में कोई बाध्यता नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता है। आप इसे जब चाहें तब इस संचार को कर सकते हैं। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर लंबवत, लंबवत मतलब जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है उससे सूचनाएँ छोटे व्यक्ति को पहुँच रही हैं। क्षैतिज मतलब बराबर वालों पर, और तिर्यक मतलब जैसे आपसे एक पोस्ट आगे पीछे ऐसे सूचनाएँ पहुँच रही हैं तिर्यक में। तो बस आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है कि संचार का वर्गीकरण कितने भागों में किया है आपने? 4 भागों में। कैसे? संबंधों के आधार पर किया है, चैनल के आधार पर किया है, उद्देश्य एवं शैली के आधार पर किया है, दिशा के आधार पर किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है दिशा के आधार पर कौन-कौन से हैं? तो बस यही इतना, क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज, तिर्यक। और उद्देश्य के आधार पर तो औपचारिक, अनौपचारिक और चैनल के आधार पर 2 हैं। कौन-कौन से? शाब्दिक, अशाब्दिक हो गया। लेकिन शाब्दिक में लिखित और मौखिक हो गया। अशाब्दिक में वेशभूषा, निकटता और शारीरिक हाव-भाव आ गया। लेकिन संबंधों के आधार पर सबसे प्रमुख आपका यही है। तो संबंधों के आधार पर कौन-कौन से हैं? वैयक्तिक हैं, पारस्परिक हैं, सामूहिक हैं, सामाजिक हैं, जनसंचार है, ये सब आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने संचार के संबंधों के आधार पर देख लिया, चैनल के आधार पर देख लिया, उद्देश्य और शैली के आधार पर देख लिया, और और एक क्या था हमारा? और एक था हमारा दिशा के आधार पर था। तो हमने इन चारों पर चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं वक्ता या संचारक के गुण। जो संचार करने जा रहा है उसके पास कुछ गुण भी तो होना चाहिए। आइए देखते हैं उसके गुण कौन-कौन से हैं। तो संचारक चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, उसमें कुछ मूलभूत गुण होना ही अनिवार्य है। तभी वह वांछित सफलता प्राप्त कर सकता है। एक संचारक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। मतलब संचारक कोई भी हो, उसमें कुछ गुण होने आवश्यक हैं। अगर वो गुण नहीं है तो वो एक सफल संचारक नहीं हो सकता है। पहला पहला है विषय का पूरा ज्ञान। संचारक जो है उसको विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आधा-अधूरा ज्ञान लेकर वो जाएगा तो कुछ समझा नहीं पाएगा। दूसरा है संचार कौशल। उसके पास संचार कौशल होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत लोग के पास बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, लेकिन वो अपनी बात को लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। उनके पास, कहने का मतलब उनके पास संचार कौशल नहीं होता है। संचार माध्यमों का ज्ञान। जो भी प्रसार कार्य करता है, मतलब जो भी संचारक है, जो भी वक्ता है, तो उसको संचार माध्यमों का ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस माध्यम से संचार करना है यहाँ पे। व्यवहार कुशल, उसको व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। जो भी वक्ता है उसको जो भी ज्ञान देने गया है उसमें रुचि होनी चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती अगर भेज दिया गया है तो वो सिखा देगा, कुछ नहीं होगा। अगर उसकी रुचि है तभी वो सिखा पाएगा। अब देखते हैं कि श्रोता के गुण। अगर संचारक में या वक्ता में गुण हैं या अवगुण हैं तो उससे हमारा कार्यक्रम प्रभावित होता है। वैसे ही श्रोता के पास भी कुछ गुण होना चाहिए। तो क्या है? तो श्रोता के गुण हैं आवश्यकता। मतलब श्रोता को आवश्यकता होनी चाहिए, तभी वो वक्ता की बात को सुनेगा। जैसे अगर हमें जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको क्यों सुनेंगे? अब यही है हमारा, देख लीजिए, अब जिसने होम साइंस लिया है, जिसने टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म भरा है, वही तो इस वीडियो को देखेगा। कि कोई हिस्ट्री वाला आके इसको देखेगा, कोई ज्योग्राफी वाला देखेगा, कोई संस्कृत वाला देखेगा, कोई इंग्लिश वाला देखेगा? नहीं, जिसको आवश्यकता है वही देखेगा इसको। तो कहने का मतलब श्रोता को इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। श्रोता की इच्छा भी होनी चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों ने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन उनकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि श्रोता की इच्छा भी होनी चाहिए, मतलब पढ़ने वाले की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी तो वो पढ़ सकेगा। सुनने का कौशल, सुनने का कौशल होना चाहिए श्रोता में। श्रोता ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट सुना भाग गया। उसको शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, वक्ता की बात को सुनना चाहिए, तभी तो वो समझेगा। वातावरण, वहाँ का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए। अब पता लगा कोई वक्ता है बोल रहा है, बगल में डीजे बज रहा है, तो श्रोता सुन पाएगा, ना तो वक्ता बोल पाएगा। तो हमें श्रोता में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? उनकी आवश्यकता होनी चाहिए, जो भी आप बता रहे हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार हो। उनकी इच्छा होनी चाहिए, सुनने का कौशल होना चाहिए, वहाँ का वातावरण होना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं और यहाँ से
यहाँ से याद रखने हैं वक्ता के गुण याद रखने हैं। तो वक्ता के गुण: विषय का पूरा ज्ञान, संचार कौशल, संचार माध्यमों का ज्ञान, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और रुचि होनी चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट हमारा यही वर्गीकरण है। बस आपको यही इतना वर्गीकरण याद रख लेना है, आपका काम हो जाएगा। तो संचार का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? एक, संबंधों के आधार पर, चैनल के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर कौन है? 3, लंबवत, क्षैतिज, तिर्यक। और कौशल के आधार पर 3, कौन-कौन से? 2, औपचारिक, अनौपचारिक। चैनल के आधार पर शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक में भी लिखित और मौखिक। अशाब्दिक में वेशभूषा, निकटता, हाव-भाव। ये आपने देखा होगा कि जब हम छोटे से थे, तो जब हम कोई बदमाशी करते थे, तो घर वाले कैसे बस हाथ दिखा देते थे, हम समझ जाते थे अब हमें थप्पड़ पड़ने वाला है। हम बदमाशी छोड़कर चले जाते थे। और वेशभूषा तो आपने जान ही लिया। अब ये संबंधों के आधार पर कौन-कौन से हैं? वैयक्तिक हैं, पारस्परिक हैं, सामूहिक हैं, जनसंचार है या सामाजिक संचार है। जो भी है, आप इसमें आपको जो भी पॉइंट मिले नोट कर लीजिएगा, बाकी यही इतना आपको वर्गीकरण याद रखना है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।